हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल साइकिल, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। और इससे पहले हम जानेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है, देन हम सेल साइकिल को पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले जो टॉपिक था ये पेपर 1 एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका जो मेंस है उसमें पेपर 2 का ये आई थिंक सेकंड टॉपिक होगा, क्योंकि पहला टॉपिक था सेल के जो स्ट्रक्चर हैं और सेल के उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन जो थे उसके ऊपर जो वीडियो आ चुकी है, उनके ऊपर 3 वीडियो आई है जिसका लिंक मैं दे दूँगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड वो वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि अब सिलेबस वाइज आप लोगों ने बोला है वीडियो डालने, तो मैं सिलेबस वाइज ही वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग वहाँ से मतलब प्रीवियस जो वीडियो है वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो होता है इसको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि टॉपिक तो सेल साइकिल है, बट आपको ये भी लिखना पड़ेगा। सेल साइकिल से पहले ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेल साइकिल क्या है, तो ज़रा सा आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ओके, और एक फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये अभी तक आपके प्रीवियस ईयर 2019, 2018, 2017 एंड 2016 एंड 15 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ओके, बट इस साल हो सकता है आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस, उनके डायग्राम के साथ उसको डिफरेंस को जो एक्सप्लेन करना, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और अगर नहीं भी पूछी गई हैं, बट हम अपना सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे, तो हम जो है इस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। सेल डिवीज़न एक्चुअल में क्या है? सेल डिवीज़न यहाँ पर नाम से क्लियर है कि किसी चीज़ का डिवाइड होना, बंटना। तो सेल का बंटना सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सिंपल भी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑप्शनल वाले बच्चे जो है उनमें से कई हिंदी मीडियम वाले हैं और मोस्ट जो है इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ठीक, तो दोनों को ये जो है ईजी जाए, उनको भी समझ आए जो हिंदी मीडियम के, और जो ऐसे कुछ दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनको भी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताते रहती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो इसमें टिक लगा सकते हैं। तो सभी के लिए वीडियो जो हेल्पफुल हो जाएगा इससे। तो सेल डिवीज़न इट इज़ द प्रोसेस बाय द विच सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल खुद को डिवाइड करके एक सेल से 2 सेल बनाता है। ठीक है, मतलब अपने आप सेल खुद से और जो उसकी प्रोजनी है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इन यूनिसेलुलर मतलब कि मतलब एक ही सेल से जो मिलके बने ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जो मल्टी सेलुलर रहते हैं उनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो जो यूनिसेलुलर यानी कि प्रोकैरियोट्स रहते हैं उनमें जो सेल डिवीज़न होता है या जो उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है जिसको प्रजनन बोलते हैं, द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज़ द मीन ऑफ टिश्यू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सेल डिवीज़न क्या रहता है? प्रोडक्शन का एक माध्यम है, इसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। बट अगर हम मल्टी सेलुलर यानी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उनमें सेल डिवीज़न का प्रोसेस से वो अपने टिश्यू का ग्रोथ करते हैं, यानी कि सेल डेवलपमेंट हो रहा है एंड जो बॉडी है उसकी मेंटेनेंस होती है। तो ये हो गया हमारा कि सेल डिवीज़न यूकैरियोट्स में कैसा होता है और प्रोकैरियोट्स में क्या उसका मतलब रोल है। सर्वाइवल ऑफ द यूकैरियोट्स डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द मैनी सेल टाइप्स एंड इट इज़ एसेंशियल दैट अ बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द types be maintained. Okay, and this is achieved by the highly regulated process of cell proliferation.
In the growth and division of the different cell population are regulated in the different way, but the basic mechanism are similar throughout multicellular organism. तो हमको ऐसे पर्टिकुलर प्लांट के हिसाब से नहीं पढ़ना है, बेसिकली सेम ही रहता है सभी जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें ये जो प्रोसेस है वो. तो ये मैं जनरल एक यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताई क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि प्रोकैरियोट्स में क्या मीन्स है सेल डिवीज़न का और यूकैरियोट्स में क्या मीन्स है. तो इससे आपको आगे जो है वो हेल्प हो जाएगी, कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी. तो जैसे कि कुछ सेल्स जो रहते हैं बॉडी या प्लांट बॉडी में, द डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, जो कि होते हैं गैमेट्स, रेड ब्लड सेल्स, मोस्ट न्यूरॉन्स एंड सम मसल सेल्स. तो एक एग्जाम में कभी पूछेगा तो कौन कौन से जो है वो नहीं जाते सेल डिवीज़न में, गैमेट्स रहते हैं वो, रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी बोलते हैं, एंड मोस्ट न्यूरॉन्स एंड सम मसल सेल्स. मोस्ट सोमैटिक सेल डिवीज़न रेगुलरली. ओके, सोमैटिक सेल क्या है? इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर अ बॉडी सेल. जो हमारी बॉडी सेल रहती है या प्लांट की जो बॉडी सेल रहती है उसके लिए एक जर्नल टर्म यूज़ किया जाता है, वो है सोमैटिक सेल. एंड ऑल ह्यूमन सेल्स में और बॉडी सेल्स जो हैं उनके लिए, एक्सेप्ट फॉर द सेल दैट प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म. ठीक, स्पर्म यहाँ पर ह्यूमंस के वे में बोला गया है, बट इसको हम प्लांट के वे में पढ़ रहे हैं तो हम चेंज करके यहाँ पर उसको पॉलिन कर सकते हैं एंड एग कर सकते हैं. ठीक, एग एंड पॉलिन इन अ प्लांट के वे में, क्योंकि ऐसे फिर कुछ लोग बोलेंगे कि आप यहाँ पे स्पर्म बोल रहे हो, तो ये ठीक, तो ये हम ह्यूमंस के वे में बोल रहे हैं. और यहाँ पर हम चूँकि स्टडी एग्रीकल्चर की कर रहे हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. टर्म्स में इतना मत जाइए, मीनिंग तो सब चीज़ का जो यहाँ पर है वो एक ही है. यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया कि लगभग जो प्रोसेस रहता है वो मतलब सिमिलर रहते हैं थ्रू आउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये चीज़ है कि कुछ सेल हैं जो जाते नहीं सेल डिवीज़न में, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया. और सोमैटिक सेल जनरली जो है प्लांट में भी यूज़ किया जाता है, ह्यूमंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट उन सेल्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, मतलब उनको सोमैटिक सेल नहीं बोलते, जो कि एग एंड पॉलिन जो है उस सेल्स जो होते हैं उनको हम नहीं बोलते हैं सोमैटिक सेल्स. ओके, इनको हम ये जो है ये जर्म सेल्स के अंतर्गत आते हैं. तो यहाँ पर आपको दो चीज़ पता चल गई, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल. ठीक है, तो ये चीज़ें सोमैटिक सेल जो रहते हैं उनमें क्या रहता है, दो कॉपी रहती है उनके जो क्रोमोजोम है उनकी. तो सोमैटिक सेल दे कंटेन 2 कॉपीज़ ऑफ ईच ऑफ देयर क्रोमोजोम. ईच जो उनके क्रोमोजोम है उनके पास 2 कॉपीज़ रहती हैं. 1 कॉपी रिसीव फ्रॉम द ईच पेरेंट, यानी जो 2 पेरेंट्स के मिलने के बाद ही जो क्रॉस होता है उसके बाद जो प्रोजनी आती, तो ईच पेरेंट से उनको एक कॉपी मिलती है उनके क्रोमोजोम की, इसलिए दे कंटेन 2 कॉपीज ऑफ द ईच ऑफ देयर क्रोमोजोम, जो एक एक उनको उनके पेरेंट्स से मिलती है. ये हो गया. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम. अब यहाँ पर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम का क्या मतलब है? होमोलोगस मतलब कि वो सिमिलर हैं, होमो मतलब सेम. ठीक है, द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज़ द 2 कॉपी ऑफ अ सिंगल क्रोमोजोम. एक ही क्रोमोजोम है उसकी 2 कॉपी हैं जो कि सिमिलर टाइप के हैं, तो ये हो गया होमोलोगस क्रोमोजोम. इट इज़ द 2 कॉपी ऑफ अ सिंगल क्रोमोजोम. तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम में क्या होता है. मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आपको सेल साइकिल में ये चीज़ें आएंगी, फिर आप बोलेंगे टर्म्स क्लियर नहीं है, इसलिए पहले ही टर्म्स क्लियर हो जाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको. ठीक है, तो ये हो गया विच इज़ फाउंड इन ईच सोमैटिक सेल. जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उनमें ये होमोलोगस क्रोमोजोम पाया जाता है. द ह्यूमन इज़ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड प्लांट्स ऑल्सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग. ह्यूमन्स के केस में 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहते हैं इन ईच ऑफ द सोमैटिक सेल, बट इन अ प्लांट के मतलब केस में यहाँ पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं. इन अ प्लांट के केस में डिफरेंट रहते हैं जो क्रोमोजोम नंबर हैं, दे वेरी अकॉर्डिंग टू क्रॉप. ठीक है, राइस का अलग है और पल्सेस का अलग रहता है, फ्लावर्स के अलग हैं, फ्रूट्स के अलग हैं, तो डिफ़र करते हैं उनके क्रॉप के अकॉर्डिंग. ये जो है वो डिफ़र करते हैं प्लांट में, बट ह्यूमंस में 23 रहता है सोमैटिक क्रोमोजोम. द कंडीशन ऑफ हैविंग पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज़ नोन एज द डिप्लॉयडी. तो ये जो कंडीशन है हैविंग अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम, इट इज़ नोन एज द डिप्लॉयडी. जब पेयर ये जो कंडीशन है जिसमें जो क्रोमोजोम है वो पेयर में रहते हैं, इस कंडीशन को डिप्लॉयडी कंडीशन जो है वो बोला जाता है.
अब हम जो है हमने जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी आप लोगों के लिए कोई भी चीज़। टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न के कितने टाइप्स रहते हैं? प्रोकैरियोट सेल डिवीज़न होता है और एक होता है यूकैरियोट सेल डिवीज़न। अब हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो सेल साइकिल, तो जो हमारा यूकैरियोट सेल डिवीज़न है हमको इसमें ही देखना है। इसमें भी 2 टाइप है, माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस होता है। हम थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स का भी देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है जो कि आप देख सकते हैं, प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं दे रेप्लिकेट थ्रू अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न विच इज़ नोन एज द बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब कि होता है यहाँ पर हमने देखा कि सेल डिवीज़न मीन्स इस मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, उनके रिप्रोडक्शन का एक मीन है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं वो रेप्लिकेट हो रहे हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं सेल डिवीज़न के द्वारा। ये जो सेल डिवीज़न है ये कहलाता है बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोट्स आर अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये होते हैं यूनिसेलुलर, दैट्स व्हाई इट इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म विथ ओनली वन मेम्ब्रेन एंड नो डिवीज़न इंटरनली, बिकॉज दे डोंट हैव ऑल सेल ऑर्गेनल्स विच वी आर स्टडीड इन अ प्रीवियस वीडियो। ओके, तो उनके पास कोई ऐसा सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता जो हमने अपनी वीडियो में देखा है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब वो एक सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं और उनमें इंटरनल किसी भी प्रकार का डिवीज़न नहीं हो रहा है। इस कारण से जब सेल जो भी प्रोकैरियोट्स डिवाइड होते हैं तो वो सिंपली क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। जो उनका डीएनए रहता है उनका केवल और केवल रेप्लिकेशन होता है, एंड आफ्टर रेप्लिकेशन जैसे ही उनके डीएनए रेप्लिकेट यानी डबल हो जाते हैं वो बीच से टूट जाते हैं या फिर स्प्लिट हो जाते हैं इन अ हाफ। The process is a little more complicated than this, as a DNA must first be unwound by special protein. Although the DNA in a prokaryotes usually exists in a ring, इन हमारे में ह्यूमंस में एंड प्लांट्स में डबल स्टैंडर्ड जो हेलिक्स मॉडल है उस वे में रहता है डीएनए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जनरली डीएनए रिंग फॉर्म में रहते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये जो प्रोसेस है ये होता है, बिकॉज पहले वो अनवुंड होते हैं और उसके बाद ये जो अनवुंड वाली प्रोसेस है ये स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं उनके थ्रू होता है जो प्रोकैरियोट सेल है उनमें, ठीक है। It can get quite tangled when it is being used by the cell. ये चीज़ हम डायग्राम में भी देख। सो यहाँ पर फिर क्या है कि जो डीएनए है उसको इफ़िशिएंटली कॉपी करने के लिए स्ट्रेच आउट होना पड़ता है। दिस इज़ ऑल्सो अलाउ द 2 न्यू रिंग ऑफ डीएनए क्रिएटेड टू बी सेपरेटेड आफ्टर they are produced. The 2 standard of DNA separate into 2 different sides of the prokaryote cell. हम डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे येलो जो डॉट आपको दिख रहे हैं दैट इज राइबोसोम एंड जो राउंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर वो है प्लाज्मिड। तो यहाँ हम डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं चीज़ें। सबसे पहला मैं सिंपल वे में बता रही हूँ, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ प्लाज्मिड एंड येलो जो है जो राउंड स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम है, और जो आपको बहुत यहाँ पर एकदम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर राउंड दिख रहा है वो डीएनए है। डीएनए जो है अब यहाँ पर डुप्लीकेट उसको करना है, रेप्लिकेट करना है, तो वो 2 पार्ट में रेप्लिकेट हो रहा है, जो कि एक है येलो कलर और एक है आपको ब्लैक कलर से मेंशन है। फिर थर्ड जो डायग्राम है उसमें रेप्लिकेट हो गए, प्लाज्मिड भी डबल हो चुका है, अब वो एक साइड बना रहे हैं जहाँ से उनको स्प्लिट आउट करना है। फिर एक लेयर बन गई, ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। द डीएनए इज tangled line, ओके, एंड द आउटर कंपोनेंट आर लेबल्ड, जो कि प्लास्टिड एंड हो गया राइबोसोम। प्लाज्मिड्स आर स्मॉल रिंग, ये सॉरी मैं प्लास्टिड बोल रही हूँ, प्लाज्मिड है ये। प्लाज्मिड्स जो है वो स्मॉल रिंग है जो कि बताया गया है जैसे मैं बताई आपको। एंड इसके अलावा फिर क्या होगा कि जो डीएनए है दैट आल्सो गेट कॉपीड ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन एंड कैन बी पिक्ड अप द एनवायरनमेंट फ्रॉम डेड सेल दैट ब्रेक अपार्ट। दिस प्लाज्मिड्स कैन बी फर्दर रेप्लिकेटेड, जो कि हमने समझा यहाँ पर कि प्लाज्मिड भी रेप्लिकेटेड हुआ और डीएनए भी रेप्लिकेट हुआ। इफ अ हाफ प्लाज्मिड इज बेनिफिशियल इट विल इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। This is a part how antibiotic resistant in a bacteria happen.
ठीक, ये एक पार्ट है कि किस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है बैक्टीरिया में वो होता है। द राइबोसोम आर स्मॉल प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट हेल्प प्रोड्यूस प्रोटीन। हमने प्रीवियस भी देखा है राइबोसोम जो है वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दे आर ऑल्सो रेप्लिकेटेड सो ईच सेल कैन हैव इनफ टू फंक्शन। तो ये भी रेप्लिकेट, राइबोसोम भी रेप्लिकेट हो रहा है, यहाँ पर डीएनए का भी रेप्लिकेशन हुआ, प्लाज्मिड्स का भी रेप्लिकेशन हुआ। इस तरह से फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया जो है, इसको बोलेंगे हम बाइनरी फिजन। इन सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको डील किया, आपको इंग्लिश में जब लिखना है तो आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं एक एक डायग्राम को डील करते हुए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर मैं सिंपल आपको पहले मियोसिस क्या है एंड माइटोसिस क्या है उसको डील कर देती हूँ, और उसके बाद हम पर्टिकुलर मियोसिस एंड माइटोसिस को पढ़ेंगे तो वो आपका सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस की प्रोसेस में माइटोसिस की प्रोसेस में यहाँ पर क्या है कि जो प्रोसेस है उसके भी अंदर प्रोसेस है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये फेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, जो स्टार्टिंग की फेज़ है वो प्रोफेज होती है। यहाँ पर क्रोमोसोम जो रहते हैं वो कंडेंस रहते हैं, यानी संघनित रहते हैं, और अगर ये संघनित नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो डीएनए है वो टेंगल्ड हो जाएंगे और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और मतलब इस कारण से जो प्रोफेज में कंडेंसिंग होना ज़रूरी है क्रोमोसोम का। यहाँ पर जो डीएनए रहते हैं, मतलब किस में बोल रही हूँ मैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए रहते हैं उनके साथ कई प्रोटीन्स जो रहते हैं वो अटैच रहते हैं, जिससे कि वो डीएनए जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो माइटोसिस प्रोसेस में जो मेटाफेज रहता है उस दौरान ये जो कंडेंस क्रोमोसोम रहते हैं वो लाइन अप हो जाते हैं सेल के मिडिल पार्ट में, ठीक। एंड ईच हाफ ऑफ क्रोमोसोम नोन एज अ सिस्टर क्रोमेटिड। एंड जो हाफ ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, क्योंकि वो बीच में लाइन अप हुए तो उनका हाफ ऊपर और हाफ नीचे, तो ये जो हाफ ऑफ क्रोमोसोम है वो जो रहते हैं उनको नाम दिया गया है सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिकॉज दे आर रेप्लिकेटेड, ओके, रेप्लिकेटेड कॉपीज ऑफ ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के रेप्लिकेटेड हैं तो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। दे गेट सेपरेटेड इनटू ईच हाफ ऑफ द सेल एज द माइटोसिस प्रोसेस्ड। और जैसे माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो जो रहते हैं हाफ जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ माइटोसिस प्रोसेस अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस डिवाइड द सेल इनटू 2 न्यू डॉटर। तो बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस जो आपके एक सेल हैं वो 2 न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इन डायग्राम आप देख सकते हैं कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हुआ एंड फिर वो जो है वो आपके मिडल पोर्शन पर लाइन अप हो गया। लाइन अप होने के बाद उनका जो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो डिवाइडेशन हो रहा है, ये प्रोसेस माइटोसिस हो गई। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस 2 डॉटर सेल्स में ये जो है डिवाइड हो गए। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं 2 डिप्लॉयड सेल्स रहते हैं। तो ये एक नॉर्मल डायग्राम है। अगर आपको सिंपल अगर पूछा कि सेल डिवीज़न को बताइए एंड सेल साइकिल को, तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। एक थोड़ा सा मतलब मियोसिस को पॉइंट्स में बता दी, यहाँ पर तो मैं थोड़ा पैराग्राफ में बताई, बट इसको आप पॉइंट अप जैसे जैसे मैंने बताया कि ये वाला पॉइंट, ये वाला, उसको पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं एंड ये डायग्राम बना देंगे, इनफ है। एंड ऐसे ही आप मियोसिस को भी बताएं। अभी हमने माइटोसिस को पूरा समझ लिया एंड उसी तरह से मियोसिस हम देखेंगे आगे कंटिन्यू। अब हम सेल साइकिल जो मेन टॉपिक है उसको देखते हैं। सेल साइकिल में क्या होता है, जो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज अ सेल साइकिल। तो आपको इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि एक इवेंट्स का सीक्वेंस है जिसमें कि जो सेल रहते हैं वो डबल डुप्लीकेट होते हैं, अपने आप को डबल करते हैं और उनके जो जीनोम है या फिर अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी डबल करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं सेल में। एंड उसके बाद वो डिवाइड हो, सब ये सारी प्रोसेस होती है जिनमें वो रेप्लिकेट हो गए, अपने अंदर के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको डबल कर लिए, सिंथेसाइज कर लिए एंड फिर वो डिवाइड हो जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में। ये प्रोसेस कहलाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल इंक्लूड 3 प्रोसेस इन अ सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ इन कोऑर्डिनेटेड वे। तो यहाँ पर उसके 3 फेसेस रहते हैं जनरली, सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। सबसे पहला प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होगा, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एंड उसके बाद सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म।
एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। ईस्ट सेल जो रहता है उनमें 90 मिनट्स का रहता है, बट ह्यूमन सेल में 24 आवर्स का रहता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, इंटरफेस जो प्रोसेस हमने जैसे मतलब माइटोसिस को देखा तो हमने देखा था इंटरफेस। तो यहाँ पर G1, S एंड G2 फेस रहता है, और उसके बाद माइटोसिस की फेस आती है पूरी, एंड फिर G1, S एंड G2 ऐसा। G1 यहाँ पर जो फेस है ये जो है रैपिड ग्रोथ होता है, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो होती है जिसमें सेंट्रियोल्स जो रहते हैं रेप्लिकेट होते हैं। तो रैपिड ग्रोथ G1 में होते हैं। S में केवल DNA का सिंथेसिस होता है एंड ग्रोथ होता है, ठीक, जर्नल ग्रोथ ना, बहुत रैपिड नहीं है। G2 में ग्रोथ एंड फाइनल प्रिपरेशन फॉर डिवीज़न के लिए, इट मीन्स माइटोसिस डिवीज़न के लिए, एंड इसको इंक्लूडेड फॉर्म में बोलेंगे G1 प्लस S प्लस G2, इट इज़ नोन एज द इंटरफेस। इंटरफेस में सेल जो रहता है कोई डिवाइडेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, ग्रोथ होता है, DNA का सिंथेसिस होता है एंड ग्रोथ होता है। फिर माइटोसिस प्रोसेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आती है। ओके, तो ये हो गया टोटल जो इंटरफेस के अंतर्गत जो फेसेस हैं वो। सेल साइकिल में इंटरफेस एंड एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटरफेस में फेज बिटवीन टू सक्सेसिव जो मेटोसिस फेज है उनके बीच का फेज है ये, इट मीन्स एक एम फेज एंड उसके बीच इंटरफेस एंड देन फिर एम फेज। लास्ट फॉर 95% of the total duration of the cell cycle, also called the resting phase। तो याद रखिएगा interphase is also called as a resting phase, but the cell prepare itself for division by undergoing both cell growth and replication। तो एक हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी होते हैं, इस तरह सेल डिवीज़न में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है। एंड एम फेज में क्या होता है, डिवीज़न होता है सेल्स का, माइटोसिस होता है, और लास्ट फ्रॉम द 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीज़न एंड एंड विद ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। ये स्टार्ट तो न्यूक्लियर डिवीज़न से होता है जहाँ पर DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एंड ये साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न पे जाके एंड होता है। ये हो गया टोटल सेल साइकिल आपका, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हैं पूरा वीडियो। तो जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, मतलब माइटोसिस को पूरा डील कर दूंगी और मियोसिस को भी डील कर दूंगी। तो 2 वीडियो में ये टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा आपका। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और जस्ट कल आपका नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा वेट मैं नहीं कर